बग्गा साहब से की जाए मुलाकात। 10 बजे का शुभ समय। बग्गा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बधाई आपको। अमेरिका में आपने महंगाई पर जो कंट्रोल किया है, 3% लाए, सर हमारे यहाँ भी करवाइए। या अनिल जी, 3.1 का एस्टिमेट था, 3 पे आ गया, बहुत अच्छा रहा। और अच्छी बात यह है कि कोर जो है, जी कोर भी 5.2 से 4.8 पे आ गया। तो अगर आप देखें फेड क्या कहता है, फेड के जो मॉडल हैं वो कहते हैं 2.5% इंटरेस्ट रेट न्यूट्रल रहता है हमारी इकोनॉमी के लिए, जहां 2% इन्फ्लेशन हो और 2.5% रेट हो। अब आप ऐसे माहौल में है जहां उसका रेट चल रहा है 5%, और आपका जो कोर पीसीई है, जो फेड देखता है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का इन्फ्लेशन, वो चल रहा है 4.2 से 4.5 की तरफ। तो 50 बेसिस पॉइंट का रियल रेट तो हो गया, रियल इफेक्टिव रेट 50 बेसिस पॉइंट का हो गया अमेरिकन इकोनॉमी में। यहां से रेट हाइक करने की कोई जरूरत नहीं है, बट क्योंकि इन्होंने अब पोजीशन ले लिया, पब्लिक पोजीशन इतनी बना ली है, इसलिए मार्केट कह रहा है कि चलो जुलाई में एक हो जाएगा, बट फिर उसके बाद वन एंड डन, एक किया और खत्म हो गया। तो वन एंड डन हो जाएगा। अगर आप फेड फ्यूचर्स पढ़ें दिसंबर तक भी उसके बाद कोई तब्दीली नहीं दिख रही, और अगले दिसंबर तक 1.25% से 1.5% की कटौती दिख रही है। तो ये फेड फ्यूचर्स अभी कर रहा है प्राइसिंग। इसके चलते क्या हुआ, डॉलर गिरा, और डॉलर गिरना बहुत अच्छा रहता है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ती हैं, इमर्जिंग मार्केट के स्टॉक्स की प्राइसेस बढ़ती हैं, और बाकी करेंसीज भागते हैं। कल जैसे येन भागा बड़ी तेजी से, और स्विस फ्रैंक ऊपर गया 15 साल के हाईएस्ट लेवल पे। और अगर आप डॉलर देखें सितंबर से अभी तक, सितंबर का जो पीक छुआ था डॉलर ने, 11% गिर चुका है, और यहां से और गिरने की उम्मीद है, जो कि पॉजिटिव रहता है इमर्जिंग मार्केट्स। और भारत में भी फ्लोज के लिए एक बहुत इसका कोरिलेशन रहता है कि डॉलर गिरना शुरू करेगा, भारत में फ्लोज आएंगे। पिछले 2 साल पहले याद करिए 92 पे था ये डॉलर इंडेक्स DXY जो आप दिखाते हैं, और 92 से जब चलना शुरू हुआ और 114 तक पहुंचा, एफआईज का क्या भरपूर आउटफ्लो रहा भारत से भी। तो अब जब ये टर्न मार रहा है, इसका हमें बेनिफिट जरूर मिलेगा अनिल जी। आइए बग्गा साहब से महंगाई के आंकड़ों पर भी राय ले ली जाए। हमारे आंकड़े थोड़े बढ़कर आए हैं सर, 0.5% के आसपास पहुंचा है, थोड़ा महंगाई बढ़ा है। इनसे क्या संकेत हमारे लिए हैं, और क्या फिर हमारा मामला जो बाजारों में ठहराव आया है, पोज वाला जो मामला है, वो लंबा चलेगा सर? नहीं अनिल जी, अक्टूबर नवंबर तक रेट कट आ जाएगा हमारा, क्योंकि फेड टॉप कर गया है। फेड अगले 26 जुलाई को टॉप हो जाएगा इस रेट साइकिल का, जिससे राहत मिलेगी पूरी दुनिया को। और आज हमने देख ही लिया, एशियाई बाजार हो, कमोडिटीज हो या करेंसीज हो, सब आज बुलिश हैं। तो उसके कारण आरबीआई के पास स्पेस आती है, क्योंकि 4.8 जो आपका आंकड़ा आया है, उसके सामने आपका रेट इतना हाई है ऑलरेडी। तो काफी गुंजाइश है फेड अपने आरबीआई को रेट कट करने की। मेरी अभी भी एनालिसिस यही है, अक्टूबर नवंबर में एक रेट कट आ जाएगा। पॉज तो अभी बना रहेगा, 10 अगस्त की बैठक में कुछ और निर्णय नहीं होगा, बट अभी ग्रोथ की तरफ फोकस करना बहुत जरूरी रहेगा। और जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया वो खाद्य पदार्थों के कारण आया, सीजनैलिटी के कारण आया है। एक और चीज जो होगी कि अगले 3 महीने में पूरी उम्मीद है कि सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम करेगी। इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस और जनरल इलेक्शन के जाते जाते आप देखेंगे कोई ना कुछ राहत मिलनी शुरू हो जाएगी उपभोक्ताओं को, उससे भी पॉजिटिव रहेगा इन्फ्लेशन पे असर। और तीसरी बात यह है कि आरबीआई देख रहा है कि फिस्कल डेफिसिट जो है, चाहे वो ज्यादा है, बट वो स्पेंडिंग कहाँ हो रही है, सारी स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता इस आंकड़े से कोई तब्दीली होगी आरबीआई के रेट के डायरेक्शन में। और अभी भी हमारी कॉल यही है कि अक्टूबर नवंबर में पहला रेट कट आ जाएगा इस साइकिल का।
अक्टूबर नवंबर में पहला रेट कट आने की पूरी तैयारी आपके लिए है। ये सर ये कॉन्फिडेंस बग्गा साहब का अच्छा लगता नहीं बग्गा साहब क्या डेटा ड्रिवन है ना। है। हाँ बग्गा साहब पढ़ाई बहुत करते हैं और जब आप ज़्यादा पढ़ते हो प्रॉपर डेटा ध्यान में रखते हो तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता। छोटी मोटी बीच बीच में जो चीज़ें आती रहती है वो लॉन्ग टर्म वाला डायरेक्शन क्लियर रहता है। उनको पता है कि अब पिछले साल का अब अपने तो पिछले 2 महीने का पूछ ले तो याद नहीं, बग्गा साहब को पिछले साल का भी याद है करेक्ट है ना। हाँ, अच्छा सर, आसानी से कभी आपको लाइफ में एक बग्गा साहब का जरा सर, कभी आपको ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होता कि मैं महंगाई का नंबर जो कंपेयर कर रहा हूँ पिछले साल का इंडिया के बजाय यूएस का कर दिया तो नहीं यही तो खास बात बहुत है। डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। हाँ, वो तो है, वो हमें पता है, डिफरेंस तो है पता है, लेकिन कंफ्यूजन को कैसे दूर करें वो वाली बात, यही बड़ी चीज है। कंफ्यूजन जी जी सर। आजकल हो गया अनिल जी, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड इतना रेस कर दिया है ना। तो सुबह मैं सुनता हूँ दीपांशु को, फिर जी। आपका एडिटर स्टेक, फिर आप 8 बजे जो कमेंट कर देते हैं, तो उसके बाद मैं बोलता हूँ अब मैं क्या बोलूं। अरे तो सर। आपने वो इतना स्टैंडर्ड बार हाई कर दिया। अरे नहीं। दीपांशु सब कुछ कवर कर जाता है 1 मिनट में, नेहा और दीपांशु सब कवर कर जाते हैं। अरे सर, अब कोई टाइम तक कोई देखता नहीं था बाहर के मार्केट, तो हमारे लिए आसान था। अब ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है अनिल जी। नहीं वो तो सर हमने लोगों को सिखा दिया बाहर की क्यों देखना चाहिए। और जहाँ तक मेरा दीपांशु का सवाल है सर, आपकी जो नॉलेज है ग्लोबल मार्केट्स की, हमें ज़्यादा नहीं सर 5-10% दे दो, हमारा तो जीवन धन्य हो जाएगा, उसमें कल्याण हो जाएगा। इतनी हमारे में आ जाए तो भी हमारा काम हो जाए। तो हम तो आपसे सीखते हैं सर, हर रोज़ सीखते हैं, और इतनी डिटेल में आप डेटा याद भी रखते हैं, पढ़ते भी है, और सबको सीखने की बात है कि इस उम्र में भी बग्गा साहब आप सोचिए कितना 3-3, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा, बड़ी इवेंट होगी तो 8-8, 10-10 घंटा पूरी एक डेटा को देखना, पढ़ना, समझना। हेड्स ऑफ सर, मजाक नहीं है, वो डेडिकेशन चाहिए। और जबकि उसमें उनका कोई फायदा नहीं है, हमारे दर्शकों के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं कि पूरा अमेरिका खरीद रखा है बग्गा साहब ने, इसलिए अमेरिका का पूरा बोझ उनके सर पे है कि इकोनॉमी गिर गई तो मेरा क्या होगा। सर हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी दिल है, और लेकिन फिर भी ग्लोबल मार्केट इतना ट्रैक करते हैं। सर वाकई में सीखने लायक आपसे। बग्गा साहब, ये डॉलर इंडेक्स इतना तेजी से क्यों घट रहा है, और जो इसके चलते है फिर से जो कमोडिटीज़ के दाम बढ़ने लगे हैं, सोना चांदी भी बढ़ गया और कच्चा तेल भी बढ़ गया, तो फिर क्या वापस से महंगाई पर प्रेशर बनेगा ग्लोबली? क्या कैसे समझे? एक तरफ तो ऐसा लगता है कि चलो घट रहा है तो बढ़िया है, अच्छी बात है, फिर दूसरा डर भी लगता है फिर महंगाई बढ़ गई तो। बहुत सही सवाल है अनिल जी, और इसका आसान कोई हल नहीं है। बट डॉलर इसलिए गिर रहा है कि फेड की रेट हाइक साइकिल लगभग खत्म हो गई। ये मार्केट अब समझ के चल रहा है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन नीचे आई, चाहे कोर इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर है, बट ये जिस तरह से ट्रेजेक्ट्री नीचे आई है हेडलाइन इन्फ्लेशन की, तो ये मार्केट सोच के यही चल रहा है, वन एंड डन जो हम बात कर रहे थे। अब इससे क्या होगा, डॉलर नीचे जाएगा तो सोना चांदी बढ़ता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, क्योंकि जब रेट बढ़ने बंद हो जाएंगे तो लोग देखेंगे वैल्यू है कहाँ और हम पैसे बना सकते हैं, तो सोना चांदी चलते हैं। दूसरी बात है कमोडिटीज, क्योंकि वो प्राइस्ड एंड डॉलर्स में, तो कमोडिटीज की आप देखेंगे कि लेवल बढ़ेंगे, बट उसके ऊपर अंकुश इधर से लगेगा कि सप्लाई डिमांड क्या चल रही है। और सप्लाई डिमांड में अभी ये है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। तेल में आपने देखा कितनी कटौती होती रही, और ये 5 मिलियन बैरल जिस तरह से कटौती हुई है पिछले 1 साल में, तेल आज के दिन में 100 से ऊपर हो जाता, बट जो 80 पे तेल चल रहा है, ब्रेंट की बात कर रहा हूं, वो इसलिए है कि डिमांड कम है। चाइना का आज जो नंबर आया है, एक्सपोर्ट चाइना के साल दर साल 12% घटे हैं। 12% दुनिया की फैक्ट्री में अगर कम आप उत्पादन कर रहे हैं, उसका रेमिफिकेशन, उसका इम्पैक्ट पूरे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स पे रहता है। तो जब तक चाइना नहीं उठता है तब तक आप सोच सकते हैं कि कमोडिटी से एटलीस्ट आपको इन्फ्लेशनरी इम्पल्स नहीं आएगी इतनी स्ट्रॉन्ग। तेल भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे इंटेंसिटी उसकी कम हुई है लास्ट 3 सालों में, बट फिर भी इम्पोर्टेंट है, और इन्फ्लेशन पे इशू आ जाता है भारत में। बट ये बात अच्छी है कि सरकार ने तेल की कीमतें ऑलरेडी काफ़ी हाई रखी हैं। अब यहाँ से कितना ऊपर जाता है ये बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर यहाँ से 85-90 की तरफ जाना शुरू हो जाएगा तब काफ़ी आंकड़े खराब होने लग जाते हैं। बट अभी इन लेवल्स पे मुझे यही लग रहा है कि इतना मैसिव डिमांड नहीं है कि जस्ट डॉलर कम होने के कारण
ये कमोडिटीज भाग जाएंगे। अभी क्या है, शॉर्ट पकड़े गए हैं, बहुत जबरदस्त शॉर्ट्स थे, वो शॉर्ट कवरिंग हो रही है। मेरा अनुमान यही है 1-2 दिन में स्थिरता आ जानी चाहिए कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में फिर से।